डिवीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सभी लोग क्लास नंबर 2 और सेट नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा इससे पहले अपने चैनल डिवीएस पेज पे आप सभी को एक वीडियो मिला था सीटेट से रिलेटेड कि अब लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या करना है। उसमें मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए 10 क्लासेस अरेंज करके दूँगा। अगर आप उस 10 क्लासेस को यानी कि 10 क्लासेस को अच्छे से देख लेते हैं पूरी फ़ोकस के साथ, तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि 15 में आप 15 अचीव करने के योग्य बन जाएँगे। निश्चित रूप से आप 15 में 15 अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फ़ोकस के साथ इस क्लासेस को देखना होगा और पूरा देखना होगा। मैं आपको एक जानकारी बता दूँ, उसमें तो क्लासेस में वादा नहीं किया था कि आपको मॉक टेस्ट दूँगा, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे 14 तारीख से लगातार 20 तारीख तक हर दिन 15-15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट होगा, क्या होगा? मॉक टेस्ट होगा। 14 तारीख से यह शुरू हो रहा है, कब से? बस 14 तारीख से शुरू हो रहा है और लगातार 20 तारीख तक चलेगा, कब तक? 20 तारीख तक चलेगा। तो आप इस टेस्ट में अवश्य पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके लिए आपको डिवेस्ट टेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन मैं आज के ही सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप नोट पॉइंट बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है और इससे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। तालिका को पढ़ने के लिए कहता है इधर रक्त समूह दिया गया है यानी कि ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9 है, बी का 6 है, ओ का 12 है, ए बी का 3 है। अब कुल छात्रों की संख्या कितना है? तो 30 है। लेकिन यहाँ से आपको कोई डाटा मिला क्या? आपको निकालना क्या है? तो बिल्कुल नहीं। अब आपको नीचे देखना है, नीचे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सबसे अधिक क्या है करना है आपको? सबसे अधिक तो देखिए सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है, अनुपात यानी कि नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको डिनोट करना है। सबसे ऊपर में क्या रखना है? सबसे ऊपर में जो सबसे अधिक है उसको ऊपर रखना है, अधिक वाले को क्या रखना है? ऊपर रखना है और कम वाले को नीचे रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सबसे पहले कहा गया है सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक को पहले कहा गया है, इसलिए हम सबसे अधिक को पहले रखेंगे। सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह को बाद में रखने के लिए ये बात बोला गया है, इसलिए उसे हम नीचे रखेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा 9, 6, 3 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा तो ये हमारा 12 है, कौन-सा है? 12 है और सबसे कम कौन है? तो आपका 3 है, सबसे कम कौन है? 3 है, यानी कि आपको क्या लिखना होगा? 12/3 लिखना होगा, 12/3 लिखना होगा यानी कि कितना आएगा? 4/1 यानी कि इसको आप रेशियो में चेंज करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे तो 4:1 मिलेगा, कितना मिलेगा? 4:1 मिलेगा। यह आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद करता हूँ आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, इतना ईज़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल सही आंसर उसका काफ़ी तेज़ी से उसका आंसर बताने में आप सक्षम होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैटर्न चैप्टर से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृपया करके ध्यान से देखेंगे और मैं आप सभी को एक जानकारी और बता दूँ कि आने वाले समय में बीपीएससी की भी क्लासेस से स्टार्ट होगी। मैं आप सभी को कराऊँगा भी, कौन-कौन से सब्जेक्ट की कराऊँगा उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द ही एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फीस में हो सकता है फ्री भी हो सकता है पेड हो, लेकिन चार्जेज़ बहुत ही कम रहेंगे अगर चार्जेज़ किए जाते हैं तो। ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1, 6, 15 अगला पद खाली है और आपसे पूछा जाता है कि अब क्या आएगा? 45, 66 और 91 इसके अलावा और कुछ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए आपको निकालना कैसे है? तो अगला पद बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आँख बंद कीजिए और दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 5 का आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 9 का आएगा। यानी कि इस दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना का है? 4 का। इसी तरीके से इधर देखेंगे आप, इधर देखेंगे तो 25 का डिफरेंस है, इधर देखेंगे तो 21 का डिफरेंस है, इस दोनों में भी देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि यह 4-4 का डिफरेंस चल रहा है? तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 13 में 15 यानी कि 15 में अब 13 जोड़ देंगे, 15 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 आपका बिल्कुल सही आंसर 28 तो है, लेकिन उससे पहले इस सीरीज़ को पूरा वेरीफाई भी करना होगा। तो 13 हो गया। अब 28 में 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा और 17 और 28 जोड़ेंगे तो टोटल आपको क्या मिल रहा है? अगला पद 45 मिल रहा है क्या?
तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल 45 तो मिल रहा है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे पैटर्न है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पैटर्न का जो रूल था वो फॉलो कर रहा है, यानी कि वो सर्टिफाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है उस पैटर्न को। तो निश्चित रूप से हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएँगे ही आएँगे। कृपया करके ध्यान से देखेंगे। आपके एग्जाम में पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट उसका डिफरेंस निकालना सबसे पहले शुरू करेंगे। देखिए, यह क्वेश्चन है 49 नंबर यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन आज सेशन की थर्ड नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके मनी से रिलेटेड है यानी कि रुपया से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में हर साल रुपया से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है और इस बारी भी आएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, क्या है? उस व्यक्ति का नाम है संगीता। क्या है? संगीता और इस चैप्टर का नाम है मनी। तो संगीता, संगीता, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। एक साबुन खरीदना चाहती है। क्या खरीदना चाहती है? तो साबुन खरीदना चाहती है, जिसका मूल्य ₹10 है। मान लीजिए यह साबुन खरीदना चाहती है। क्या खरीदना चाहती है? साबुन खरीदना चाहती है और इसका मूल्य कितना है? तो ₹10 इसका दाम है। साबुन का मूल्य कितना है? तो ₹10 दाम है। उसके पास एक ₹5 का सिक्का है। इसके पास कितना सिक्का है? तो ₹5 का कएगो सिक्का है? तो ₹5 का एगो कॉइन है। एगो कॉइन है। कॉइन C-O-I-N लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C-O-I-N, C-O-I-N कॉइन लिखते हैं। अगर आपको अमाउंट पूछा जाए, बताइए ₹5 का एक सिक्का है तो आपके पास टोटल रुपया कितना है? तो ₹5 है। कितना है? ₹5 यानी कि 5 गुना 1 करेंगे, ₹5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए। इक इसी तरीके से आगे कहता है कि ₹2 का 2 1 के 2 ₹1 के सिक्के हैं, 2 ₹1 के सिक्के हैं, 2 ₹1 के सिक्के हैं, यानी कि ₹1 के कै गो सिक्का है? तो 2 गो कॉइन है। दो ₹1 के कै गो कॉइन है? तो 2 गो, यानी कि 1 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 हो जाएगा। यहाँ पे कहता है 5 50 पैसे के सिक्के हैं, कितना? 50 पैसा 0.5 आरएस यानी कि 50 पैसा का कै गो सिक्का है? तो 5 गो सिक्का है। कै गो सिक्का है? 5 गो कॉइन है। कै गो कॉइन है? 5 गो कॉइन है। तो 0.5 में आप 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? आपको 2.5 मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा यानी कि ₹2.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹2.5 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ₹2.5 मिला। सिक्के हैं, उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है? तो ₹10 में तो साबुन दे रहा है, लेकिन आपको पहले यह कैलकुलेट कर लीजिए कि इसके पास टोटल रुपया है कितना? तो आप कहेंगे सर इसके पास ₹5 ₹2 ₹7 7 ₹2.5 तो ₹9.5 या ₹7 ₹2 ₹9 तो हो गया। ₹9 पूरा-पूरी इसके पास पुर गया, लेकिन साबुन ₹10 में देगा, लेकिन इसके पास प 50 पैसा का एक और सिक्का है। यानी कि इस संगीता के पास टोटल रुपया कितना है? तो ₹9 50 पैसा है, लेकिन साबुन देगा ₹10 में। इसलिए हम 10 में से 9.5 घटाएँगे, जो आएगा हमारा आंसर वही होगा। यानी कि ₹0.5 यानी कि 50 पैसा इसके पास क्या होगा? पैसे की आवश्यकता होगा। इतना रुपया उसके पास संगीता के पास और रहता, तो वह साबुन खरीदने में सक्षम होती। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है? आपसे यही ना क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना रुपया? तो 50 पैसा की आवश्यकता है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो निश्चित रूप से आप उसका बिल्कुल सही आंसर बना पाएँगे। बशर्ते कि थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम में कॉन्संट्रेट रहना होगा यानी कि फ़ोकस के साथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तभी आप उसका सही आंसर दे पाएँगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया और नाम भी काफ़ी ईज़ी है। आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है? प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी ने 4.5 केजी बादाम खरीदा है। क्या? बादाम कितना खरीदा है? तो बादाम खरीदा है 4.8 केजी, 4.8 केजी। चलिए, 2500 ग्राम किशमिश खरीदी है। क्या खरीदी है? किशमिश। ड्राई फ्रूट खरीदने में तो 12 पास है। कौन? तो प्रियदर्शिनी। किशमिश। क्या किशमिश कितना खरीदती है? तो किशमिश खरीदती है 2500 ग्राम। 2500 ग्राम कितना? 2500 ग्राम और 3.5 केजी काजू, 3.5 केजी क्या? 3.5 केजी काजू खरीदती है, 3.5 केजी यानी कि 3500 ग्राम भी बोल सकते हैं और 3.5 केजी, 3.5 केजी क्या है? काजू खरीदी है, को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर-बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 दर्जन की बात हुई है, तो सबसे पहले आपको यह तो पता होना चाहिए ना
कि 1 दर्जन बराबर कै गो पैकेट होता है या कै पीस होता है? तो आप कहेंगे सर 12 गो होता है। तो हम अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि बताइए अगर 1 दर्जन में 12 तो 3 दर्जन में कितना? तो आप कहेंगे सर ये पूछने की तो बात है नहीं, आपको तो इतना ज़रूर आता होगा कि 12 को 3 से गुणा कर दीजिए और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 दर्जन बराबर 36। तो जो प्रियदर्शनी है बहुत चालाक है, इसमें बादाम खरीद लेती है 4.8 केजी और किशमिश खरीद लेती है 2500 ग्राम और काजू खरीद लेती है साढ़े 3 केजी, ठीक है? 3.5 केजी। अब कहता है इस सभी को एक मिश्रण बनाता है, क्या बनाता है? मिश्रण यानी कि एक मिक्सचर तैयार करता है और उसके बराबर में 3 दर्जन क्या करते हैं? 3 दर्जन यानी कि 36 पैकेट में क्या करते हैं? उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना चाहते हैं। तो वहीं आपसे पूछा जाता है कि पैकेट का भार क्या होगा? यानी कि वेट कितना होगा? एक पैकेट का वेट कितना होगा? एक पैकेट का वेट कितना होगा? यही आपसे क्या कहा जा रहा है? पूछा जा रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे यह क्या है आपका? यह आपका है दिया हुआ किस चीज़ में? ग्राम में। तो इसको भी आप केजी में चेंज कर लीजिए, तो 2.5 केजी हो जाएगा। लेकिन केजी से चेक करने में मैं आपको यह कहूँगा कि केजी को ही आप लोग किस चीज़ में लाइए? केजी को ही आप लोग लाइए किलोग्राम में। जो केजी दिया गया है उसको किलोग्राम यानी कि ग्राम में चेंज कर दीजिए। तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करते हैं, 1000 से गुना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4800 कितना मिलेगा? 4800 और यह 2500 तो दिया ही है, क्या? या 2500 तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 3.5 को आप 1000 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3500 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। 2500 और 3500 जोड़ेंगे तो आपको 6000 प्राप्त होगा और 4800 जोड़ेंगे तो 10800 प्राप्त होगा। कितना? 10800 ग्राम मिला। क्या मिला? 10800 ग्राम आपको प्राप्त हो गया। क्या? मिश्रण तीनों मिश्रण जो प्रियदर्शनी खरीदी है वह कितना है? 10,800 ग्राम। लेकिन आपको कितने पैकेट में बाँटना है? 36 पैकेट में, तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, ईच पैकेट क्या? वेट, वेट इक्वल टू 10,800 10,800 बटा 36 कटाएँगे तो 300 ग्राम आ जाएगा, 300 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा था? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यह मेंसुरेशन से क्वेश्चन है और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बस इतना कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। जो साइड दिया गया है, यह वर्ग का भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि साइड इक्वल टू आपको बता दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए, पहले तो इतना था, लेकिन अब कहता है नया जो वर्ग है उसका भुजा हम दुगुना कर दे रहे हैं, यानी कि 5 का दुगुना कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू साइड आपका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब कहता है तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल की। तो आपको एरिया यहाँ पे निकालना होगा। तो एरिया बराबर सभी को पता है फ़ॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एरिया बराबर करेंगे तो साइड स्क्वायर क्या करेंगे? साइड स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत? नहीं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका न्यू साइड आ गया। जबकि पुराना जो सेंटीमीटर था वह कितना था? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बनने में इसको कितना गुना हुआ पड़ना? कितना गुना करना पड़ा अपने आप को? तो 4 गुना करना पड़ा या आप ऐसे भी कर सकते हैं जो 100 सेंटीमीटर आया है उसको 25 से भाग कर दीजिए पुराने वाले से। तो यह कितना आ जाएगा? 4 गुना आ जाएगा। कोई दिक्कत? 4 गुना, कोई दिक्कत है? नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे तो हर हाल में अपने एग्ज़ाम में बना पाएँगे और सबसे पहले बनाकर एग्ज़ाम पेपर को भी सबमिट कर पाएँगे। और आपके समय में एग्ज़ाम में टाइम बहुत रहता है लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में भी आने वाले समय में हम लोग जानकारी आपको अवश्य बताएँगे। क्वेश्चन पेपर के साथ आपको दिखाकर भी बताएँगे कि ओएमआर शीट ऐसा रहेगा, इस पे आपको यहाँ पे यह डाटा फिल अप करना है और यहाँ पे यह करना है। आपको यह गलती नहीं करनी है ताकि आपका ओएमआर शीट रिजेक्टेड ना हो और आपका रिज़ल्ट पेंडिंग ना हो। यानी कि आपका रिज़ल्ट हर हाल में पब्लिश्ड हो और एक बार में आप पास कर जाएँ। कंटेंट तो मैं आपको जो करा रहा हूँ, मैथ की ही मैं पहली बार क्लास करा रहा हूँ और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो भी क्लास में पार्टिसिपेट करके देख रहे हैं,
पिछले 2-3 मंथ से हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं, उन सभी का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 15 में 14, 15, 13 सबका नंबर आएगा। किसी का इससे कम होने की कोई चांस ही नहीं है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कहता है 5 - 5 + 5 - 5 इस तरीके से यह सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है कि विषम संख्या पदों का योगफल का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप यह जान जाइए कि योगफल का मतलब होता है जोड़ करना, यानी कि ऐड करना, एडिशन कहता है। क्या कहता है? एडिशन। और थोड़ा-सा हम लोग विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा-पूरा ना कटे, जो पूरा-पूरा किससे ना कटे? 2 से पूरा-पूरा ना कटे। क्या यह सीरीज कभी भी खत्म होगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। यानी कि विषम संख्या हम उसी संख्या को कहेंगे जो 2 से पूरा-पूरा नहीं कटे, उसे विषम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरा-पूरा कट जाए, वह हमारा सम संख्या हो जाता है। और विषम संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो विषम संख्या आपका 1 से शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि विषम संख्या पदों का मतलब क्या है? टर्म। पदों का मतलब क्या है? टर्म। तो यह फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्या? यह आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, या सेकंड टर्म, या थर्ड टर्म, या फोर्थ टर्म, या फिफ्थ टर्म, या सिक्स्थ, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस आपको थोड़ा-सा यह ध्यान रखना है कि विषम संख्या पद कहा गया है, यानी कि जब भी करना है 5 - 5 + 5, यह आपका 3 गो पद है। कै गो पद है? तो 3 गो पद है। 3 गो पद है तो विषम हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? मान लीजिए यह 3 पद आपका क्या है? विषम है, 3 टर्म, आपका 3 गो जो टर्म लिखा हुआ है, यह क्या है? विषम है। तो इसका योग पूछा जा रहा है, यानी कि जोड़। तो देखिए, एक बार प्लस है और एगो माइनस, तो कैंसल आउट हो गया, 5 मिला, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 3 टर्म के बाद अगला कौन-सा टर्म होगा? तो 5वाँ टर्म होगा। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे 5 - 5 + 5 - 5 फिर से प्लस 5, तो ये कै गो टर्म हो गया? 5 गो टर्म हो गया। तो यह देखिए प्लस में है और यह माइनस में है, तो कैंसल आउट होगा। यह भी प्लस में है और ये भी माइनस में है, यानी कि कैंसल आउट होगा। अब किसके पास कितना बचा आपके पास? तो मात्र 5 बचा। क्या बचा? 5। तो आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो रहा है? विषम संख्या पदों का योगफल हर बार क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यानी कि 5 ही इसका सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर एक भी तो एक टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म भी जो है हमारा, वह क्या है? विषम ही होता है ना? तो देखिए ये सीरीज भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 5 से, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जैसे ही विषम संख्या के पदों का हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पे हर हाल में क्या आएगा आपसे? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा, यानी कि 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर बोल दें कि विषम की जगह पे सम संख्या पदों का योगफल, तब उस कंडीशन में 0 आएगा। उस कंडीशन में क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि सभी आपस में कट-छट के बराबर हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही आपसे थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा 36-30 क्या है? 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। 36-30 देखिए लास्ट में 0 दिया हुआ है। तो या तो यह 2 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा। या तो 2 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा, या तो 4 से कटेगा। कट जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल कटेगा। लेकिन क्या यह 11 से कभी भी कटेगा? क्या 11 से 0 कटेगा? नहीं। तो चलिए हम चेक ही कर लेते हैं। देखिए 11 से इसको भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 तियाई 33 कितना हो जाएगा? 11 तियाई 33 3, और फिर से 11 तियाई 33 कट गया, और यहाँ पे 0 बचा, तो 0 मर्तबे लगाकर इसको कटा दीजिए। 11 से तो कट गया, लेकिन नहीं कटने वाला आपको बताना है, किससे नहीं कटेगा? 3 से भी कट जाएगा, 12 तियाई 36 3, यानी कि 12 तियाई 36 121 मर्तबे, यानी कि 1210 मर्तबे जब गुना करेंगे, तो 3630 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इससे भी कट जाएगा। तो यह तो आपका आंसर होगा नहीं। 5 से भी कट जाएगा। 3600 जो 30 है, यह 5 से भी आपका कट जाएगा, पूरा-पूरा कटेगा। तो 7 पचे 35 क्या हो जाएगा? 7 पचे 35 1 3, और यहाँ पे 2 5 दूना 10, यहाँ पे 3 0 6 6 पचे 30 6 पचे 30, यानी कि 726 मर्तबे आपका 5 से भी कट जाएगा। जब यह 3 ऑप्शन से कट रहा है, तो किस ऑप्शन से नहीं कटेगा? तो यह 9 से पूरा-पूरा नहीं कटेगा, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैं आपको थोड़ा-सा फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बता भी देना चाहता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 36, 36-30 का गुणनखंड, फैक्टर, गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर का सीधा-सा मतलब है कि बताइए यह किस-किस संख्या से कट जाएगा? तो आपका तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा,
4 से कटेगा क्या? 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, इसके अलावा 6 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। इसी तरीके से यह संख्या और अंकों से कटती जाएगी। फैक्टर आपका लिमिटेड होता है यानी कि फिक्स होता है, 3630 के बाद इसका कोई भी फैक्टर होगा ही नहीं। लेकिन यही मल्टीपल की बात हो, मल्टीपल किस चीज़ की? मल्टीपल की बात हो, 3630 मल्टीपल की बात हो, तो पहला मल्टीपल 3630 मिलेगा, दूसरा मल्टीपल 7260 मिलेगा, तीसरा मल्टीपल 10,090 10,000 कितना मिलेगा? 10,090 मिलेगा। इसी तरीके से यह आगे चलता जाएगा, यानी कि मल्टीपल आगे बढ़ता जाएगा और मल्टीपल कभी भी खत्म नहीं होता है। मल्टीपल का मतलब है कि 3600 गुना 1, 3630 गुना 2, 3630 गुना 60, 60 3 इसी तरीके से यह संख्या कभी खत्म नहीं होगी और जब भी गुना करेंगे तो आपके सामने कोई ना कोई डाटा आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ जब इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सा फैक्टर नहीं है, तो सभी से आपको भाग करके देख लेना है। जो फैक्टर होंगे वह बिल्कुल भाग लग जाएँगे और जो फैक्टर नहीं होंगे यानी कि गुणनखंड नहीं होंगे, उस संख्या से कभी भी उसमें भाग नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और हर हाल में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपेंगे तो छपेंगे। मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं प्रस्तुत किया हूँ कि इतना अगर आप कर लिए तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में 15 में 15 आएँगे। मैं पहले ही वादा किया हूँ और मात्र 10 सेशन में मैं वादा कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो 15 में 15 आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फ़ोकस के साथ आपको क्लासेस को देखना होगा और अपने फ़ोकस को अपने ध्यान में रखना होगा, यानी कि आपका जो मन है क्लासेस में विचलित ना हो, इस तरीके से आपको क्लासेस को अरेंज करना होगा। निम्नलिखित में से कौन-सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में किस क्रम में? तो अवरोही क्रम की बात हो रही है। सबसे पहले थोड़ा हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं? तो ऑर्डर के बारे में, क्रम के बारे में। तो आपको बता दूँ क्रम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। दूसरा होता है अवरोही क्रम और यहाँ पे आपसे पूछा गया है अवरोही क्रम के बारे में पूछा गया है। किस चीज़ के बारे में पूछा गया है? अवरोही क्रम के बारे में पूछा गया है। आरोही क्रम को थोड़ा-सा हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम। अगर आपसे पूछते कि इसमें से बढ़ता हुआ क्रम कौन है? तो आपको बताना है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। क्या? घटते हुए क्रम में। यानी कि घटता हुआ क्रम आपको किस तरीके से अरेंज करना है? घटता हुआ क्रम यानी कि सबसे बड़का सबसे पहले होता है। सबसे बड़का सबसे पहले होता है और सबसे छोटा सबसे लास्ट में, सबसे छोटा क्या? सबसे लास्ट में होता है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ आरोही। आरोही का मतलब होता है कि इसमें सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में और सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको तो घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। घटते हुए क्रम में अरेंज करना है ना? यानी कि सबसे बड़ा का जो होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में 1.05 है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे 10 है। तो सबसे बड़का तो सबसे पहले होना चाहिए ना? तो जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा गलत है? 2 नंबर अभी ही गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब कहता है यह देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1.05 है, जबकि यहाँ पे 1.05 है। यह तो आपका 12 है ना? यह 12 है इसलिए इसको आगे होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी आपके सामने यह डाटा दिया हुआ है कि यहाँ पे 1.5 दिया गया है, 1.5 दिया गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.050 बैठेगा। जबकि यहाँ पे 1.055 दिया गया है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर 12 तो इसमें यहीं हमें है और हर हाल में बड़ा यहीं है। यहाँ पे 55 लिखा गया है यानी कि 55 लिखा गया है, जबकि यहाँ पे 50 लिखा गया है। तो 55 यानी कि 55 से छोटा कौन है? 50 है, तो इसको तो बाद में आना चाहिए ना। इसकी वजह से आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन नंबर 4 भी हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन-सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। थोड़ा-सा आरोही क्रम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन यही जब हिंदी में आरोही और अवरोही दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है या घटते हुए क्रम में सजाना है। यह कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है एग्ज़ाम में, तो ऐसा कन्फ्यूजन आपके एग्ज़ाम में उत्पन्न ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे पूरा बेसिक के साथ में आपको क्रम के बारे में बता भी दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अरेंज करने का 2-3 तरीका है।
सबसे पहले है कि 1/4 को आप डेसिमल में यानी कि भाग करके क्या लिख लीजिए, डेसिमल में चेंज कर दीजिए। डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो 0.25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.25। 1/3 का मतलब है 1.66, कोई दिक्कत? 1.66 लिखेंगे और 1/2 का मतलब है 1.5 लिखेंगे, कोई दिक्कत? नहीं। इसमें आपको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटका है, उसको सबसे पहले लिखना है और जो सबसे बड़का है, उसको सबसे लास्ट में लिखना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 0 दशमलव आप देखिए 0 तो सबके बगल में है ना? अब देखिए यहाँ पे यह 25 है या 66 है या 50 है। यह 25 है यानी कि 0.25 है या 0.66 है या 0.50 है। यानी कि 25, 66, 50 में सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा तो हमारा 0.25 है। क्या है? 0.25 है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद थोड़ा-सा बड़ा कौन है? 0.5 है, यानी कि 0.50 है। उससे थोड़ा-सा बड़ा 0.66 है। उससे थोड़ा-सा बड़ा कौन है? 0.66 है। तो 0.25 के बदले में क्या दिया गया है? 1/4 है। 0.50 के बदले में क्या है? 1/2 है और 0.66 के बदले में क्या है? 1/3 है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? 1/4, 1/2, 1/4, 1/2 किस चीज़ में आपको अरेंज करना था? बढ़ते हुए क्रम में। किस चीज़ में? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना था। किस चीज़ में? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना था। तो देखिए 1/4, 1/2 और 1/3 किस ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं? किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा यहाँ पे 3 नहीं होकर यह 1.66 नहीं होकर क्या होगा? 1.33 होगा। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/3 को दशमलव में चेंज करते वक़्त हमसे मिस्टेक हो गया। इसे आप एडिट कर लीजिएगा। इसे एडिट कीजिएगा तो यहाँ से यह डाटा ही चेंज हो जाएगा, यानी कि यह पूरा चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। यानी कि यहाँ पे 0.25 आएगा ही आएगा। इससे थोड़ा-सा बड़ा है 0.33, इससे थोड़ा-सा बड़ा है 0.50, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/3 यानी कि 1/4 1/3 1/2 1/4 1/3 1/2 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे तो उसके आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और निश्चित रूप से आप फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद यानी कि डेसिमल में चेंज कर लेंगे और डेसिमल में चेंज करने के बाद आप निश्चित रूप से उसका आंसर बताने के योग्य बन जाएँगे और आपके सामने आंसर झलकने लगेगा कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे मुझसे भी थोड़ा-सा माइनर मिस्टेक हुआ था। 1/3 को 1/3 को क्या लिख दिया गया था? 0.66 लिख दिया गया था जो कि 2/3 का बिल्कुल सही आंसर है। हमसे भी मिस्टेक हो गया था थोड़ा, आप भी एग्ज़ाम में थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, हर हाल में आपका बिल्कुल 100% सही होगा। और आज की इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको क्लासेस कैसी लगी? आप हमें बता दीजिएगा। अगर आप क्लासेस अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आने वाले समय में हम सभी लोग बीपीएससी 3.3 के लिए क्या करेंगे, एक कोर्सेज़ लेकर आएँगे जो कि हो सकता है बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में हो या हो सकता है बहुत ही कम फ़ी में या हो सकता है फ्री हो, ठीक है? रीज़निंग और मैथ के लिए यह क्लासेस लेकर आऊँगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी और यह क्लासेस के बारे में आपको जो भी जानकारी है, वह आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएँगी और ये क्लासेस 21 जनवरी के बाद से स्टार्टेड हो जाएँगे क्योंकि सीटेट का जो क्लासेस है वह 21 जनवरी तक चलेगी। 21 जनवरी की रात में हम लोग पेपर को सॉल्व कर लेंगे कि आपका कौन-सा पेपर में कितना सही हो रहा है, आपका आंसर कितना आ रहा है। उसके आधार पे हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम लोग 22 जनवरी से अपने बीपीएससी एग्ज़ाम में जुड़ जाएँगे, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर से हम सभी लोग अगली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 3 में मिलेंगे और क्लास नंबर 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। इस क्लास को भी आप अच्छे से देखिएगा और आप सभी लोग हमारे साथ अगले 10 दिनों तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप सभी लोग 15 में 15 अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हर हाल में क्या करना होगा, पूरी फ़ोकस के साथ क्लास को देखना होगा। आज के लिए इतना ही, क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।